हेलो चिल्ड्रन। आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 4th पार्ट हम देखेंगे। इस पार्ट में हम सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज़ क्या होता है। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उस स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज़। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज़ जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके पास मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर मतलब जिस सेल ऑर्गेनेलीज के कवरिंग होती है या मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। और जिसके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई मेम्ब्रेन्स या ऊपर कवरिंग नहीं होती हैं, तो उस तरह के सेल ऑर्गेनेलीज को हम कहेंगे इंक्लूजन्स। अब मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इंक्लूजन्स या फिर नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक इरेगुलर नेटवर्क चैनल लाइक स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये सारे देखिए, आप देखेंगे पिक्चर में, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जो सेल के अंदर की चीज़ों को बहुत क्लियर व्यू देता है। ये जो पिक्चर जो हम देख रहे हैं सामने, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इतना क्लियर व्यू नहीं देख सकते, तो इसीलिए हम सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसको हम जो स्टडी की गई है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही की गई है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये देखिए इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है, अब जैसे कि देखिए इसमें आप देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, राइबोसोम्स है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम्स है वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स या फिर लिपिड का मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर या फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अब जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम्स में होता है, तो ये प्रोटीन जो है ये दूसरे सेल के पार्ट में जा पहुंचाने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। उसी तरह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है जो पॉइजन या फिर ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इनकी पॉइजन्स और ड्रग्स की जो टॉक्सिफिकेशन है, जो पॉइजनस क्वालिटी उसको वो ख़त्म करने में हेल्प करता है। कौन? स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब इट एक्ट एज ए स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। एक तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पूरे सेल का स्केलेटन सिस्टम की तरह काम करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन्स बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन्स बायोजेनेसिस में क्या होता है? अब जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और फैट्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब क्या होता है, जब जो लिपिड और सेल जो है, लिपिड और फैट जो है, जब इसकी कमी होती है तो ये खुद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो फैट्स और लिपिड का फॉर्मेशन करता है उसी से वो सेल मेम्ब्रेन्स बना देता है। इसीलिए इसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन्स बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेली जिसे हम कहेंगे गोल्जी एपेटस या फिर गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी एपेटस या फिर गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया है कैमेलियो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम गोल्जी एपेटस या फिर गोल्जी बॉडी रखा गया है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, देखिए आप लोग देखेंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये सिस्टर्ने से बना हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस लेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने कहेंगे, ठीक है। और उस सिस्टर्ने के बाद यहाँ हम देखेंगे इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, कुछ वेसिकल्स अटैच है, कुछ वेसिकल्स अलग निकल गए हैं गोल्जी एपेटस से।
ये जनरली गोल्जी एपरेटस जो है हमें न्यूक्लियस के पास एग्रीगेट फॉर्म में, मतलब इकट्ठे जमे हुए न्यूक्लियस के पास हमें दिखाई देते हैं। मगर जो प्लांट सेल होता है इसमें ये जो गोल्जी एपरेटस अनऑर्गेनाइज मैनर, मतलब कैसे भी ये जमा होते हैं। प्लांट सेल में इस गोल्जी एपरेटस को हम कहते हैं डिक्टोसोम्स कहते हैं हम इसके। अब इसका हम फंक्शन देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है गोल्जी बॉडी का कि ये सिंपल शुगर से पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर उसी तरह से ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब जो मटेरियल जो है सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, उसमें भी ये गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। उसके बाद जो लाइजोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनेलीज है। उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसे बनाने में भी गोल्जी बॉडी की काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। और उसी तरह से ये जो है जो भी सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम क्या है, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज देखेंगे जिसका नाम है लाइजोसोम्स, ठीक है। अब ये लाइजोसोम्स जो है ये एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे यहाँ सेल देखिए, सेल का डिटेल देखिए, सेल के पास यहाँ पे आपको लाइजोसोम दिख रहा है, ठीक है। अब ये लाइजोसोम जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर होता है। देखिए एक सिंगल मेम्ब्रेन्स से बना हुआ है। इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, इस लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो लाइजोसोम्स जो है एक तरह से सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगर सेल में कुछ खराबी आ गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो लाइजोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं इस पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, पूरे सेल्स को वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और लाइजोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो है इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल। अब सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल की जो एंट्री होती है उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये लाइजोसोम्स ही करते हैं। अब हम फंक्शन देखेंगे लाइजोसोम्स का। ये जो है सेल के अंदर जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है उस फूड को डाइजेशन करने का हेल्प जो है वो लाइजोसोम्स ही करते हैं। लाइजोसोम्स जो है जो सेल के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया है जो किस ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का भी वही लाइजोसोम्स ही काम करते हैं। और सेल के अंदर कोई अगर खराबी आ गई है या कुछ ख़राब हो गया है या कोई पार्ट ओल्ड हो गया है तो उसको ख़त्म करने का काम भी लाइजोसोम्स ही करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ठीक है। ये स्मॉल बॉडी है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होते हैं। इसको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपको डबल मेम्ब्रेन्स दिखेंगे। एक इनर मेम्ब्रेन्स दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिख रहा है दिस इज़ व्हाट इनर मेम्ब्रेन्स एंड दिस इज़ व्हाट कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन्स। अब ये इनर मेम्ब्रेन्स और आउटर मेम्ब्रेन्स, जो इनर मेम्ब्रेन्स है वो सिस्टे फॉर्म करता है। देख रहे हैं आप लोग जिगजैग स्ट्रक्चर सामने दिख रहे हैं, दिस इज सिस्टे। और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है और खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का, और जो एक ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये ही माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज है जिसे हम कहेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ये जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। 2 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसे हम कलर्ड प्लास्टिड्स कहेंगे। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, यहाँ देखेंगे आप, जिसे हम कलर प्लास्टिड्स कहेंगे। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको जो कलरलेस होता है या फिर वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो है
ये लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देखेंगे प्लास्टिक की स्ट्रक्चर देखेंगे, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन्स भी होते हैं और इनर मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिड का मेन पार्ट होता है ग्रैना और स्ट्रोमा। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, डायग्राम में दिख रहा है। मेन पार्ट होता है ग्रैना और स्ट्रोमा होता है। अब देखिए, जो कलर्ड प्लास्टिस्ट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसमें होता है क्लोरोफिल, जिसे ग्रीन कलर का पिगमेंट कहते हैं। ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस का काम आता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फोटोसिंथेसिस का होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ ए प्लास्टिक जिसको ल्यूकोप्लास्ट या फिर कलरलेस प्लास्टिक कहते हैं। वो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लास्टिक्स का, जो ये है स्ट्रोमा और ग्रैना, ठीक है। अब प्लास्टिक्स के खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फंक्शन देखेंगे प्लास्टिक का। प्लास्टिक्स क्लोरोप्लास्ट जो है उसे हम सेल का किचन कहेंगे। क्यों सेल का किचन कहेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का प्रिपरेशन इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसे हम किचन ऑफ द सेल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट गिव वेरियस कलर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। अब जैसे हम देखते हैं कि पेटल्स, जो फ्लावर्स का जो पेटल है रेड कलर का है ये, या फिर पिंक कलर का है, तो ये डिफरेंट कलर किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है जो फूड को स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट टाइप का जो प्लास्टिक है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, प्रोटीन एंड स्टार्च। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसे हम कहेंगे वैक्यूल, ठीक है। ये जो वैक्यूल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वैक्यूल जो है ये फूड को ये स्टोरेज का काम करता है, सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने का काम ये वैक्यूल करता है। प्लांट्स में ये वैक्यूल जो होते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, मगर एनिमल्स में ये वैक्यूल जो होते हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल जो है ये सेल सेप का काम करते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड, वाटर, प्रोटीन और ऑर्गेनिक या शुगर, इन सबको वो स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। जिसके कारण इस वैक्यूल के कारण जो प्लांट के जो सेल है वो टर्गिडिटी होते हैं और विजिडिट होते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोएबा में ये वैक्यूल एज ए फूड वैक्यूल का तौर पे काम करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन्स है वैक्यूल का उसको हम कहेंगे टोनोप्लास्ट, ठीक है। एंड इट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।